हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का जनमन सीरीज में। जनमन सीरीज में हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में किस किस सेक्टर में कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास की राहों के बारे में देखेंगे, किस तरीके से हमारा राज्य जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, विकास कर रहा है, क्या क्या क्षेत्र हैं, कौन कौन से सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। हम उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पे विद फैक्ट्स के साथ, डेटाज के साथ, ताकि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ें तो आपको यहाँ पे हेल्प मिले। सीजीपीएससी का एग्जाम जब आएगा तो वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। अपकमिंग व्यापम के जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसमें आपको करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं। क्लियर रहेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले एपिसोड के, जनमन सीरीज के पहले एपिसोड का। ठीक है, चलिए यहां पर अगर आप लोगों की विजिबिलिटी होगी तो देख सकते हो, यहां पे पहली चीज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पहली चीज हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या कंडीशन रही है छत्तीसगढ़ की। तो पहली चीज, टोटल अगर हम बात करें अभी तक तो ध्यान से देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 के कंपैरिजन को लेकर के हम डायरेक्ट चलेंगे 21 और 22 में, 21 और 22 के निर्यात की तरफ, एक्सपोर्ट की तरफ। जब आपको यहां पर विजिबिलिटी होगी, देख सकते हैं कि 2019 में अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 9,068 करोड़ रुपए की हमारी एक्सपोर्ट हुई है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और यही अगर हम बात करते हैं 2 सालों में, इंक्रीमेंट का 3 सालों में, क्योंकि यहां पर कोविड भी था, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें हैम्पर हुई है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो 21-22 में ये जो एक्सपोर्ट का जो टोटल अमाउंट है ये बढ़ करके हो गया है 25,241। ठीक है, 25,241 करोड़ का। अब टोटल अगर एक्सपोर्ट में हम बढ़ोतरी की बात करें, इंक्रीमेंट की बात करें, कितना यहां से यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितना इंक्रीज किया है एक्सपोर्ट का टोटल अमाउंट, तो ध्यान से देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो यहां पे कम से कम आपको 2.5 गुना, ठीक है, कम से कम 2.5 गुना बढ़ोतरी आपको दिखेगा एक्सपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट पिछले 3 सालों में अगर हम 2 से 2.5 सालों को कंसीडर करें तो यहां पे आपका 2.5 गुना अप्रोक्स आपका यहां पर क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट में। अब हम जानते हैं कि हमारे यहां क्या क्या होता है, चावल होता है, धान का कटोरा, उसके अलावा स्टील सेक्टर में हम सबसे आगे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम्स वाले प्रोडक्ट में, स्टील सेक्टर, दैट इज आपका लोहे का प्रोडक्ट के बारे में, आयरन प्रोडक्ट में, फिर हम स्टील सेक्टर में देखते हैं, देन आफ्टर हम देखते हैं एल्यूमिनियम में। तो जब चावल की बात की जाएगी तो चावल निर्यात में अगर आप देखेंगे तो चावल निर्यात जो है 4.68 टाइम्स, ठीक है, 4.68 गुना वृद्धि हुई है हमारे चावल एक्सपोर्ट में। आयरन एंड स्टील की अगर हम बात करें, स्टील सेक्टर में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, स्टील सेक्टर की अगर बात करते हैं तो अभी तक टोटल 7.5 गुना, ठीक है, 7.5 गुना हमारा एक्सपोर्ट स्टील का बढ़ा है। और इस स्टील के बाद हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स का। तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में अगर हम आपसे बात करें तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है हमारा 2 गुना बढ़ा है टोटल, ठीक है, 2 गुना 2.0, ठीक है, 2 गुना हमारा एल्यूमिनियम सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ा है। क्लियर? जब हम चावल का ओवरऑल कंसिडरेशन देखते हैं तो 4.68 गुना में अगर आप देखिएगा तो ये एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ते जा रहा है। रीजन, समर्थन मूल्य पे धान्य की खरीदी और साथ ही साथ नए नए पंजीकृत किसान, जितने भी नए नए किसान हैं उनका पंजीयन होना, साथ ही साथ आपका अलग अलग योजनाएं। जैसे आप सभी को पता होगा कि इस साल धान की खरीदी कब से शुरू हुई? इस साल धान की खरीदी शुरू हुई है 1 नवंबर, दैट इज हमारा राज्योत्सव के दिन से, 1 नवंबर 2022 से। साथ ही साथ धान खरीदी में किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए टोकन तुहर हाथ नाम का एक योजना चलाया गया, ऐप लॉन्च किया गया, टोकन तुहर हाथ। जैसे पहले क्या होता था, धान बिक्री केंद्र पर जाकर के आपको वहां लाइन लगानी होती थी, अब ये सारा कुछ नहीं करना है, आपको टोकन तुहर हाथ के माध्यम से डायरेक्ट टोकन आप खुद से परचेज कीजिए, जाइए धान बेचिए और अपने घर आइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं। क्लियर रहेगा? तो बेसिक अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट में ओवरऑल आपकी बात जाती है तो यहां पे कम से कम 2.5 गुना हमारा एक्सपोर्ट की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर देखेंगे धान के बारे में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के धान के बारे में कुल निर्यात का तो हमने देख लिया 25,341 करोड़ का अगर हमने देखा। अब हम यहाँ पे धान के बारे में देखेंगे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किस तरीके से राज्य के कृषकों को यहाँ पे फायदा पहुंचा है उसके बारे में देखेंगे। जब इन सारी चीजों को जब आप देखिएगा तो एक आप बैलेंस बना सकते हैं
आप बैलेंस बना सकते हैं यहां पर कि किस आधार पे एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ता है। ठीक है, पहली चीज ध्यान से देखिएगा, 2018-19 में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या जो थी वो थी 17 लाख। ठीक है, 2018 की अगर हम बात करें, 2018 से 19 के बारे में बात करें तो यहां पे पंजीकृत किसानों की संख्या 17 लाख थी। बट यही संख्या एट प्रेजेंट बढ़कर के हो गई है 24 लाख। कितनी हो गई है? 24 लाख पंजीकृत किसान है। और पंजीकृत किसानों में से कितने किसानों ने समर्थन मूल्य पे धान बेचा है? तो याद रखेंगे 21.77 लाख किसान जो हैं धान बेचे हैं। यहां पे 2018-19 के अगर डिटेल्स को देखें, 17 लाख पंजीकृत किसानों में से सिर्फ 12 लाख किसान जो है समर्थन मूल्य पे धान को बेचे हैं। अब यहां पर जब आप दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको यहां से दिखेगा ग्रोथ। ठीक है, यहां से दिखेगा आपको ग्रोथ कि किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है इस सेक्टर में। ठीक है, इस सेक्टर में किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है इसके बारे में क्लियर रहेगा। इसके बारे में विजिबल नहीं है क्या? चलिए ये देखिए, यहां से ये ग्रोथ आपको दिखेगा किस तरीके से यहां पर आपका ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल जब आप इन सभी को अगर आप देखेंगे तो खरीफ वर्ष को अगर कंसीडर करते हैं हम, तो खरीफ वर्ष को अगर 2019 को 2021 से रिलेट करें, थोड़ा सा कंपेयर करें, तो आपको याद होना चाहिए यहां पर टोटल जो है 3,490 करोड़ 3 किस्तों में दिया गया है किसानों को। ठीक है, राज्य के सभी किसानों को धान के लिए खरीफ फसलों में अगर हम बात करें तो 3,490 करोड़ दिया गया है यहां पर। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको धान के बारे में है कि धान खरीदी में अगर आप बढ़ेंगे तो धान खरीदी में किस तरीके से 12 लाख जो अभी तक किसान धान बेचते थे समर्थन मूल्य पे, अब यहां पे 21 लाख किसान जो है समर्थन मूल्य पर धान बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहां पर आती है धान खरीदी के साथ साथ अनाज दलहन तिलहन का कंपैरिजन। ठीक है, अनाज दलहन तिलहन का कंपैरिजन। तो जब आप देखिएगा यहां पर तो आपको एक दिख रहा होगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में अगर हम बात करें धान खरीदी का मीट्रिक टन, ठीक है, धान खरीदी का टोटल जो लक्ष्य रखा गया था, धान खरीदी जो लक्ष्य रखा गया था उसमें कितना अचीवमेंट हुआ है? तो 2019-20 की अगर हम आपसे बात करें तो 19-20 में आपका धान खरीदी टोटल हुआ था आपका 83.94 मीट्रिक टन। ठीक है, 83.94 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, LMT लाख आप समझिएगा, L फॉर लाख। अब यहां पर आता है 20-21 की अगर हम बात करें 2020-21 का, तो 2020-21 में हमारी धान खरीदी हुई 92.02 लाख मीट्रिक टन। यही डेटा आपका 2021-22 के बारे में अगर हम देखें तो 21-22 के लिए अगर देखते हैं तो ये हो गया है 97.78। ठीक है, 97.98 लाख मीट्रिक टन। लेकिन जब आप आएंगे 2022-23 के डेटा पे, तो यहां पे 110 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा गया है। और अभी धान खरीदी का प्रोसेस कंटिन्यूएंस में है, यानी जारी है। धान खरीदी अभी चल ही रहा है, राज्य सरकार के द्वारा 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए आप यहां से पिछले 2019 और 20 में और 22-23 में किस तरीके से टोटल आपका 27 लाख मीट्रिक टन का यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पहला तो यहां पे टोटल है आपका कि इतनी खरीदी की गई, टारगेट 110 का रखा गया है, देखते हैं अचीव कितना हम कर पाते हैं। बट यहां पे तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 27 लाख मीट्रिक टन की एक बात आती है, तो 27 लाख मीट्रिक टन तो हुए ना, एक्स्ट्रा बढ़े ना, यानी नए किसान भी अब क्या कर रहे हैं, जितने भी नए किसान हैं राज्य को समर्थन मूल्य पे, राज्य सरकार के समर्थन मूल्य पे धान की बिक्री कर रहे हैं। क्लियर रहेगा? अब यहां पे कंपैरेटिव एक चीज और देखेंगे अनाज के बारे में। तो अनाज में अगर आप देखिएगा तो टोटल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल यहां पर कितना था दलहन का तिलहन का अगर हम देखें, पहले क्या था उत्पादन जो 2019-20 में हुआ, ठीक है, 2019-20 में हुआ और उसके बाद 20-21 में हुआ, कहां 135 था, उसके बाद 140 हुआ। दलहन की बात करें, तिलहन में हम देखते हैं तो उत्पादकता 665 था, 665 मीट्रिक टन था टोटल अगर हेक्टेयर्स की बात करें। देन आफ्टर आपका यहाँ पे 21-22 की अगर हम बात करते हैं, 20-21 के कंपैरिजन को लेते हैं तो आपको यहाँ पे 907 देखने को मिलेगा। ठीक है, तिलहन में तो टोटल वृद्धि जब आप देखिएगा तो अनाज में 31.82 के लिए अनाज में अगर हम बात करें
तो वृद्धि कितनी हुई 31.82%। वही अगर दलहन की हम बात करें तो दलहन में हमारा है 24.31%। ठीक है, इसके अलावा तिलहन की बात करें यानी तेल वाले फसलों के बारे में बात करें तो यहां पे 36.39% का वृद्धि हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक डेटास के फॉर्म में कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रबी फसल का क्षेत्र। तो रबी फसल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रबी फसल के क्षेत्र के साथ भी दलहन के कुछ फसल होते हैं, तिलहन के भी कुछ फसल होते हैं। रबी फसलों में जब आप देखिएगा तो टोटल वृद्धि हमारे यहां, चूंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो खरीफ फसलों के लिए ज्यादा सुटेबल माना गया है। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट है उसमें खरीफ फसलों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, रबी की फसलें हमारे यहां कम होती है। तो रबी फसलों में अगर आप देखिएगा तो रबी फसल की अगर हम बात करें तो रबी फसल में टोटल जो हमारा वृद्धि हुआ है 9.36% का। वही रबी फसल के साथ साथ दलहन की अगर हम बात करें तो दलहन में अगर रबी फसल में अगर देखिएगा, दलहन की अगर हम बात करें तो रबी फसल के टाइम में जो दलहन हमारे पास आ रहा है उसमें 2.17% का। इसके अलावा तिलहन फसलों में अगर हम बात करें तो तिलहन फसलों में अगेन 29.32% का वृद्धि हमें देखने को मिलता है अपने राज्य में। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपका रबी फसल का। इससे पहले हमने खरीफ फसल का देखा किस तरीके से वृद्धि आगे बढ़ रही है। तो इन दो चीजों को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि टाइम टू टाइम अलग अलग वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग खरीफ फसल में, अलग अलग रबी फसलों में यहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि जैसे इंक्रीमेंट किस आधार पर हो रहा है, दूसरी चीजें हैं कि किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्या क्या चीजें डेवलपमेंट की हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे लघु वनोपज के लिए। ठीक है, लघु वनोपज में आपको सभी को पता होगा, तेंदुपत्ता के बारे में आप सब जानते होंगे। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं अभी, तो ध्यान रखिएगा तेंदुपत्ता के लिए जो डेटा है वो 13 लाख संग्राहक जो है, 13 लाख संग्राहक रजिस्टर्ड। ठीक है, और इन सभी 13 लाख संग्राहकों की बात करें तो 250 करोड़ का अतिरिक्त आय होता है तेंदुपत्ता से, 250 करोड़ का अतिरिक्त आय होता है यहां पर। लघु वनोपज में देखिएगा कि किस तरीके से वृद्धि हुई है। तो अगर हम 2018-19 के डेटा को 2020-21 से कंपेयर करें, पिछले 2 सालों में 2018-19 और 20-21 में बात करते हैं तो 2018-19 में ये जो टोटल जो आपका यहां पर इनकम था, जो भी आपका इनकम था वो था आपका 2.55 करोड़, 2.55 करोड़। और जैसे ही ये 2019-20 में गया, 2019-20 में गया तो 2019-20 में अगर आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा 156 करोड़ चले गया। ठीक है, और 2020-21 की बात करें तो ये हो गया है आपका ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टोटल में अगर आप देखिएगा तो ये आपका बढ़ करके 175 करोड़ का। तो ये किस तरीके से आपका बढ़ रहा है ये सारी चीजें। संग्राहकों के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक क्या होता था, अभी तक टोटल जो था कुछ ही लघु वनोपज को शामिल किया गया था, बट करंट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपका यहाँ पे संग्राहकों के लिए लघु वनोपज का जो अमाउंट है वो बढ़ करके अभी हो चुका है 63,740 मीट्रिक टन। ठीक है, 63,740 मीट्रिक टन। इसके अलावा लघु वनोपज 2018-19 के कंपैरिजन में देखेंगे तो पहले 7 से 8 थे, अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल हो गए हैं 65, 7 से बढ़कर कितने हो गए हैं 65, लघु वनोपज को 65। इसके अलावा वनोपज आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का हमारा हर्बल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है जो कि लघु वनोपज के उद्योगों में निर्मित है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें आपको यहां पर याद रखना होगा। साथ ही साथ हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लघु वनोपज आ कहां से रहे हैं। तो जितने भी वनाश्रितों की बात करें तो अभी हाल ही में लघु वनोपज का पत्र, ठीक है, वनोपज पत्र विस्तृत किया गया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लोगों के बीच में बांटा गया था जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं जो वनों पर आश्रित हैं उनके लिए। इसके अलावा टोटल अगर हम बात करें तो 15 लाख हेक्टेयर, ओवरऑल 15 लाख हेक्टेयर का वनोपज जो है लोगों के बीच में भूमि अधिकार पत्र या लघु वनोपज अधिकार पत्र बांटा गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि वनोपज में वृद्धि कितनी हो गई है तो टोटल वृद्धि हो गई है आपका, मात्रा जो है 138 गुना बढ़ा है। और रकम की बात करें, पैसे के मामले में अगर हम देखें तो पैसा जो है 138 गुना जो है ये आपका मात्रा बढ़ा है वनोपज की खरीदी के लिए। और रकम की बात करें यानी पैसे के बारे में बात करें तो 60 गुना इंक्रीमेंट हुआ है, 60 गुना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा रकम में। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे रैली कोषा। रैली कोषा के बारे में आप सभी को पता होगा कि रैली कोषा बस्तर संभाग में उपजाया जाता है, यानी कि वानिकी पे डिपेंडेंट, ठीक है। फॉरेस्ट्री से अगर हम देखें वानिकी पे जैसे फल सब्जी हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला हो गया, फूल की फसल हो गई, इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो वानिकी, फॉरेस्ट्री और उद्यानिकी, ठीक है। उद्यानिकी की अगर हम बात करें, उद्यानिकी के लिए तो इन सभी चीजों के लिए नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना, तो यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा, बाड़ी योजना के तहत। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे उद्यानिकी में, तो उद्यानिकी में बस्तर में रैली कोसा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बस्तर संभाग में करीब करीब जगदलपुर, दंतेवाड़ा, केसकाल, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, इन सभी क्षेत्रों में जितने भी आदिवासी कृषक हैं सब रैली कोसा की खेती करते हैं, और यहां पर उद्यानिकी फसलों में सबसे ज्यादा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर देखिएगा तो बस्तर संभाग के 740 हितग्राहियों को अभी तक 740 हितग्राहियों को अभी तक रैली कोसा के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड के आधार पर, रैली कोसा के ग्रेड के आधार पर समर्थन मूल्य दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर रैली कोसा साबुत ग्रेड 1 का है, तो ग्रेड 1 के लिए जो रेट डिसाइड किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ये आता है प्रति नंबर पे 2.5 के लिए। देखेंगे अगर आप यहाँ पे 2.5 ग्राम के लिए 4 रुपया 20 पैसा, ठीक है। ग्रेड 2 में अगर आप जाएंगे तो ग्रेड 2 के लिए 2.49 ग्राम के लिए, 2.45 ग्राम के लिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पैसा आपका बढ़ जाता है 3.60। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग ग्राम के, प्रति ग्राम के मात्रा के आधार पर यहां पे रेट डिसाइड किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सब जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आजीविका बेहतर हो सकती है, उन चीजों पे राज्य सरकार की काफी फोकस रखती है। राज्य सरकार काफी इन सबको प्रमोट करने की कोशिश करती है, विकसित करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आता है उद्यानिकी फसलों में। तो उद्यानिकी फसलों में जैसा मैंने बताया आपको, फल हो गई, सब्जियां हो गई, इसके अलावा फूलों की खेती हो गई। तो फूलों की खेती, इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो कुल रकबा जो है आपका उद्यानिकी के लिए अगर हम बात करें, तो उद्यानिकी में अगर आप देखिएगा तो उद्यानिकी का टोटल जो रकबा है, एरिया जो है छत्तीसगढ़ में, वो बढ़ करके अभी एट प्रेजेंट हो गया है 71,425 हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर किसके लिए, उद्यानिकी के लिए, ठीक है। उद्यानिकी के लिए क्लियर रहेगा। उद्यानिकी के लिए इतना एरिया अभी बढ़ गया है। इसमें आपका फसल हो जाएंगे, आपकी फल हो जाएंगी, फल की फसलें हो जाएंगी, फूल हो जाएंगी, सब्जियां हो जाएंगी, मसाले हो जाएंगे। क्लियर रहेगा। तो ये बेसिक डेटा जो आपको याद रखना है, इन सबों पे आपको देखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हाल ही में अभी पैरादान चलाया जा रहा है, पैरादान महाअभियान चलाया जा रहा है। किसके लिए, जितने भी कृषक हैं पैरादान करेंगे, कहां पे, गौठानों को, ताकि जानवरों के, गौठान के जानवरों को आश्रित न रहना पड़े किसी और चीजों पे, और लोग क्या करेंगे, उसके खाने पीने का, चारा का प्रबंध करेंगे उस पैरादान के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिजली उत्पादन और आपूर्ति का कीर्तिमान के लिए अगर हम बात करें तो बिजली उत्पादन में ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, हम सभी जानते हैं। राज्य सरकार के द्वारा अगर बात करें तो यहाँ पे बिजली उत्पादन में हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट के साथ साथ हमें चौथा स्थान भी प्राप्त हुआ है। किसके लिए, उत्पादन के सेक्टर में, ठीक है। डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, पावर कैपिटल के नाम से हम जाने जाते हैं। हमारा कोरबा जो है इंडिया का पावर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ बिजली उत्पादन की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोरबा में 2 नए 600 मेगावाट के 2 नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे, न्यू प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। न्यू प्लांट लगाए जाएंगे कहां पे, कोरबा में। और कोरबा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारी ऑलरेडी इंडिपेंडेंसी है, किस आधार पे बढ़ी है, किस तरीके से पावर जनरेशन हम लोगों ने बढ़ाया है। इसके अलावा पंप इलेक्ट्रिक जनरेशन, ठीक है। पंप इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से डाइवर्ट करके छोटे छोटे। इसके साथ साथ हमारा क्रेडा, ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, अगर हम क्रेडा के बारे में बात करें तो जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसको किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में यूटिलाइज करना है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूटिलाइज करना है, इन सभी चीजों पे क्रेडा का अपना एक अलग योगदान है। साथ ही साथ देखेंगे तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 15% सब्सिडी देगी स्टेट गवर्नमेंट। तो इन सभी चीजों के ऊपर क्या है, इन सभी चीजों का कहने का मतलब यही है कि आपकी इंडिपेंडेंसी बढ़नी चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंसी जो है, आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करें तो ये हमारा बढ़ते जा रहा है।
अगर आप देखिएगा यहाँ पर बिजली उत्पादन में अभी तक अगर हम बात करें 25% से अधिक हमारा पारेषण क्षमता बढ़ चुका है। ठीक है, पारेषण क्षमता हमारा बढ़ चुका है, अभी तक इंक्रीज कर चुका है टोटल अगर हम बात करें। इसके अलावा सौर सुजला योजना अगर देखिएगा तो जो क्रेडा है हमारा, क्रेडा जो है अभी क्रेडा ने अभी क्या किया है, जितने भी हमारे 4188 जितने गौठान हैं, इन सभी गौठानों में सोलर पंप, चारागाहों में सोलर लगाना, गौशाला में सोलर लगाना, ये सभी चीजों के ऊपर क्रेडा जो है काम कर रही है अभी। साथ ही साथ जितना हमारा टारगेट था उससे अधिक सिंचाई परियोजनाओं के लिए सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। सोलर ऊर्जा को यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में आपको यहां पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से विकास हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा आ जाता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन के लिए आप सभी को पता होगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो आप जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है उसी प्रकार से राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में 10 पहले चरण में 10 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर ही इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे और इन इंग्लिश मीडियम कॉलेज का भी पैटर्न उसी आधार पे होगा, उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपका यहाँ पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। तो टोटल जब आप देखेंगे तो अभी तक स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़कर के हो गई है 280 आत्मानंद स्कूल हो चुके हैं। ठीक है, स्वामी आत्मानंद टोटल 280 स्कूल हो चुके हैं अभी तक संख्या इसकी बढ़कर के। इसके अलावा अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो इन 280 स्कूलों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट जो है, छात्र जो है पढ़ रहे हैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार ने और भी नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे सारे के सारे शासकीय स्कूल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के रूप में कन्वर्ट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आंगनबाड़ी के बारे में। तो जो भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके आधार पर अभी तक राज्य में 5000 से अधिक, ध्यान रखिएगा, 5000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ी की शुरुआत की गई है। अब बालवाड़ी क्या होगा, तो बच्चों में शिक्षण कौशल को डेवलप करने के लिए शुरू से ही बच्चों के बीच में शिक्षण कौशल को डेवलप करने के लिए बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। और बालवाड़ी शुरुआत कहां होगी, बालवाड़ी चलाई जाएगी सभी आंगनबाड़ी में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इरिगेशन की बात करें, अभी हमने बताया था आपको कि इरिगेशन में 5 नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 5 नई परियोजनाओं के साथ साथ जितना भी कैनाल बेस्ड हमारा इरिगेशन सिस्टम है, कैनाल बेस्ड हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है यानी कि नहरों पे बेस्ड, उन सभी नहरों को डेवलप किया जाएगा। जो सूखे हैं या फिर किसी कारणवश वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन सभी को फिर से रिनोवेट करके वापस से कैनाल इरिगेशन सिस्टम को आपका बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका मनरेगा के बारे में अगर हम बात करें तो मनरेगा में अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के द्वारा काम करने वाले सभी सबसे टॉप जिलों में अगर हम बात करें तो मनरेगा में बलौदाबाजार का नाम आता है। बलौदाबाजार जिला जो है सबसे ज्यादा मनरेगा के आधार पर काम देती है लोगों को। जिला में अगर आप देखेंगे मनरेगा हर जगह पे चलाया जा रहा है। दैनिक कार्यों के लिए अगर हम बात करें 100 दिन अगर हम बात करते हैं तो 100 डेज का पूरा वर्क प्लान यहाँ पे रहता है। इसके अलावा जितने भी लोग मनरेगा बेस्ड है, जो कृषक हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, उन सभी के लिए नए नए प्लान्स लाए जाते हैं मनरेगा के आधार पर ही। ठीक है, तो ये बेसिक चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये था आज के जनमन सीरीज का सार। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज का पहला एपिसोड यहीं तक। कैसा लगा आपको सीरीज, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आपका ओपिनियन हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। क्या क्या और आपको चाहिए, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी उम्मीदें क्या है और कौन कौन से प्लान हम आपके लिए लेकर के आ सकते हैं, किस तरीके के वीडियोस आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप चाहें तो सुझाव हमें दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।